I'm going to explain the 12th chapter of physics which is called atoms. ये चैप्टर जो है बहुत छोटा चैप्टर है एंड सेकंड थिंग यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं। क्यों? क्योंकि जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है अपना तो ये वीडियो देख लो, आपका पूरा बेसिक से मैं एटम्स की फॉर्मेशन तक पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब बात आई इस वीडियो में आपको मिलेगा क्या, तो इस वीडियो में आपको पहले तो पूरा बेसिक से लेके मैं पूरा एक्सप्लेनेशन कर दूंगा चैप्टर का। सेकंड थिंग, जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे सभी इस वीडियो में है। थर्ड थिंग, आपको मॉडल्स जो है रटने ना पड़े तो उनके मैं ट्रिक्स बता दूंगा कि किस तरीके से आपको ये चीज़ें को लर्न करना है, क्योंकि आप अभी ये चैप्टर पढ़ोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा, कुछ टाइम बाद भूल जाओगे तो वो कैसे याद रखें उनकी चीज़ में भी यहाँ पर बताने वाला हूँ। एंड लास्ट थिंग, मैं आपको सभी की सभी 3D एनिमेशन से बताऊंगा ताकि आपकी देखी हुई चीज़ें जो है वो आपकी ज़्यादा मेमोरी में ज़्यादा देर तक रहती हैं। अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। चैप्टर में मेनली सिर्फ 4 चीज़ें आपको पढ़नी, सिर्फ 4। पहला थॉमसन मॉडल, दूसरा रदरफोर्ड मॉडल, तीसरा बोहर मॉडल और चौथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, बस ये 4 टॉपिक ही तो हैं। अपन स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन देखो चैप्टर की इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से होती है। मैं एकदम एनसीईआरटी के फ्लो में चल रहा हूँ। अगर आप चाहो तो एनसीईआरटी बुक खोलो, पहला पेज खोलो, यही देखने को मिलेगा। क्या हो रहा था, साइंटिस्ट ने कुछ 1800s की बात है, 1800s में उन्होंने आपके डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट करते थे। क्लास 11th में आपने देखा होगा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स कुछ इस तरीके से आपका सेटअप होता था। आप यहाँ से कैथोड रे, एनोड रे, इस तरह से एक्सपेरिमेंट किए जाते थे जहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, आपको पता ही है। ये जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स थे ना, उससे सिर्फ इतना पता चला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ओके, अब मैं कहता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं तो ये कुछ किसी तरह से अरेंज्ड होते होंगे। ऐसा तो नहीं है कि ये एटम है। फॉर एग्जांपल, पहले तो आपको ये भी नहीं पता था कि एटम सर्कुलर है, क्यूब का है, ऐसा सिलेंड्रिकल है, कैसा है एटम, कुछ भी आप लोगों को, मतलब जो साइंटिस्ट थे ना उस समय के, उनको कुछ नहीं पता था। बस उनको इतना ज़रूर पता था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं। फिर अब लोगों को अब जैसे ये पता चल गया कि हाँ अब ये होते हैं, देन वो नेक्स्ट स्टेप पर आए कि इनकी अरेंजमेंट कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की एटम के अंदर अरेंजमेंट कैसी होती है। तो उसके लिए आपके पहले साइंटिस्ट थे जे थॉमसन। जे थॉमसन ने क्या करा, अपना पहला प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल प्रपोज किया। क्या वहाँ के बाकी के जो साइंटिस्ट होते थे ना, उन सभी को अपने साइंटिस्ट, जैसे कि इन साइंटिस्ट की कम्युनिटी होती थी, वहाँ पे अलग अलग साइंटिस्ट बैठते थे। अगर किसी ने कुछ चीज़ फाइंड आउट करी तो वो चीज़ आपको प्रपोज की जाती थी। अगर सब अग्री करते थे तो उसको मान लिया जाता था। वैसे ही आपके जे थॉमसन ने आपका प्लम पुडिंग मॉडल को प्रपोज किया। उनका क्या कहना था कि जो आपका एटम होता है ना, वो पूरी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज होता है, पूरी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज उसमें फैला हुआ होता है। बस जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इस तरह से उसके अंदर एम्बेड किए जाते हैं, मतलब उसके ऊपर ऊपर बीच में कहीं पे भी सरफेस पे हर जगह फैले होते हैं। ओके, अब ये उनके इंस्पिरेशन को उन्होंने, अगर ये अच्छे से विजुअलाइज कर पाए तो उन्होंने इसको वाटरमेलन से कंपेयर करा। तरबूज हम सभी ने खाया है, तरबूज कैसा दिखता है? अगर आप तरबूज को कट करोगे तो पूरा का पूरा रेड होता है तरबूज, बीच बीच में आपको उसके ब्लैक ब्लैक सीड देखने को मिलते हैं। तो जो रेड तरबूज है वो पॉजिटिव दिखाता है, जो ब्लैक ब्लैक सीड्स हैं वो नेगेटिव चार्ज को दिखाते हैं। अब आपने सोचा होगा तरबूज में तो कितना सारा पॉजिटिव चार्ज होता है ना, मतलब अगर आप एक रियल तरबूज देखोगे तो रेड रेड वाला पोर्शन ज़्यादा होता है एंड ब्लैक सीड्स कम होते हैं। लेकिन इनके मॉडल के हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर था। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि वो तो ऐसा लगता है देखने में कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, नेगेटिव कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन्होंने बताया कि जो एटम होता है वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है। यहाँ पर उन्होंने एक ऐसा स्फीयर इमेजिन करा जो पॉजिटिवली चार्ज मैटर से बना हुआ है और इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज हैं उसमें एम्बेड करे हुए हैं। ओवरऑल ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल करके सभी के सभी न्यूट्रल बन जाते हैं। अब ये बात जैसे इतनी जो बातें थी ये सही बोली थी उन्होंने, पहले बस ये वाली जो बात है ना ये सही बोली थी उन्होंने, बाकी सब जो था वो गलत था। क्योंकि आगे अपन ने और मतलब इसकी और स्टडी करी तब जाके पता चला कि असलियत में क्या चल रहा है। हमको सभी को पता है एटम ऐसा नहीं दिखता, इनकी बस एक बात सही थी कि एटम न्यूट्रल होता है। दिस थिंग वॉज करेक्ट। अब ऐसा क्यों नहीं होता, लोगों ने फर्दर साइंटिस्ट ने करा, उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फाइंड आउट किया। जो चौथा टॉपिक आप इस चैप्टर में पढ़ोगे ही, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप पढ़ोगे, वो थॉमसन मॉडल नहीं दिखाता था। सेकेंड थिंग, अल्फा पार्टिकल जब स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ ना, तब आपको देखने को मिला कि पूरे में पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज सिर्फ सेंटर में होता है। तो ऐसे 2 पॉइंट थे, जिन 2 पॉइंट्स ने क्या करा, थॉमसन मॉडल को डिस्टैब्लिश कर दिया। डिस्टैब्लिश करने की उन्होंने जो प्रपोज किया था उसको खारिज कर दिया गया कि एटम ऐसा नहीं दिखता इन 2 पॉइंट्स की मदद से। अब अगला मॉडल जो था वो रदरफोर्ड ने दिया था।
रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कराया था अपने स्टूडेंट्स से एंड उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी उससे उन्होंने अपना मॉडल को डिस्क्राइब किया था। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, आप लेते हो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक लेड के बॉक्स में, लेड के बॉक्स में आपने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। हमारी एनसीईआरटी में उन्होंने बिस्मथ एलिमेंट को लिया है। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या करते हैं, अलग अलग रेज निकालते हैं, अल्फा पार्टिकल की रे, बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स, ओके, इन अलग अलग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं इस तरीके की रेज निकालते हैं। सो बिस्मथ जो है वो अल्फा पार्टिकल की रेज निकालेगा। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, सबसे पहला सवाल, अल्फा पार्टिकल क्या होगा। हीलियम देखा आपने, हीलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4 प्रोटॉन्स होते हैं। उसमें से क्या करो, आप उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को छीन लो, 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप छीन लोगे तो बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4 प्रोटॉन्स। तो 2 नेगेटिव चार्ज 4 पॉजिटिव चार्ज, यानी कि हीलियम पे कौन सा चार्ज आ जाता है, 2 पॉजिटिव। तो हीलियम पे जब 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा तो इसी को आप अल्फा पार्टिकल बोलते हो। अब क्लियर हो गया। उन्होंने क्या करा, अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड कराया। बम्बार्ड कैसे करा, अब क्योंकि अल्फा पार्टिकल ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, ये हर दिशा में निकालेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब उनको टारगेट गोल्ड पे बनाना है, तो उन्होंने क्या करा, 2 लेड की ऐसे प्लेट ली, लेड की प्लेट के बीच में एक ऐसा होल कर दिया, तो उसके कारण अब अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे जाएंगे। देन ये जो गोल्ड फॉइल थी, जब लेड पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल उससे टकराए तो आपको 3 चीज़ें देखने को मिली। पहली तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स सीधे निकल गए। सेकेंड थिंग, थोड़े बहुत ही थे जो 1 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाते थे। फिर और थर्ड थिंग उन्होंने जो देखी कि उससे भी ज़्यादा कम थे जो 90 डिग्री से भी ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाते थे। एंगल कहाँ से मेजर करोगे, ये है, ये थीटा एंगल होता है। सबसे ज़्यादा तो ऐसे ही निकलते जा रहे थे, सीधे सीधे सीधे, कोई थीटा एंगल नहीं बना रहे थे। पर कुछ पार्टिकल ऐसे भी थे जो थीटा एंगल 1 से ज़्यादा डिग्री का बना रहे थे, और कुछ पार्टिकल तो ऐसे थे जो बाउंस बैक कर जाते थे, यानी कि थीटा एंगल 90 से भी ज़्यादा बनाते थे। सी, मोस्ट अल्फा पार्टिकल ने यहाँ पर स्ट्राइक करा, कुछ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स ने 1 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाया, और उनमें से भी वेरी फ्यू ने 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाया। ओके, एंगल कैसे मेजर करोगे, यहाँ पे आपकी बेस लाइन लो, इस तरह से थीटा मेजर करो। देखो ये थीटा एंगल 90 से कम है और 1 डिग्री से ज़्यादा है, और ये वाले का देखो, इसका तो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री से भी ज़्यादा है। सेकेंड थिंग, यहाँ पर उन्होंने ये जो कलेक्टर प्लेट ली थी, इस कलेक्टर प्लेट पे उन्होंने जिंक सल्फाइड की कोटिंग करी थी। ये जो जिंक सल्फाइड की कोटिंग पता है क्यों करी थी, देखो यहाँ पर आपको चमकने वाले निशान दिख रहे हैं ना, पता कैसे चलेगा कि अल्फा पार्टिकल यहाँ पर स्ट्राइक हुआ है, ये हमको दिखेगा थोड़ी ना, यहाँ पर आपको चमक देखने को मिली। ये चमक नहीं बताया कि अल्फा पार्टिकल स्कैटर होकर यहाँ पर आया है, और आप डायरेक्टली उसको नॉर्मल नहीं देख सकते, आपको उसको माइक्रोस्कोप से ही देखने को मिलेगा। सेकेंड थिंग, उन्होंने गोल्ड फॉयल ली थी क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा, सॉरी उसकी प्रोटॉन उसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, और गोल्ड फॉइल को पतला फॉइल में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है, इसलिए उन्होंने 2 × 10⁻⁷ मीटर तक उसको थिन कर लिया था, ताकि वो क्या चाहते थे, एक पतली सी लेयर मिले ताकि आप एटम्स की डीप स्टडी कर पाओ। क्योंकि एटम अगर बहुत बड़ा मास का टुकड़ा रखोगे तो उसमें तो कितने सारे एटम्स हैं, वो चाहते थे कि इंडिविजुअल एटम की स्टडी हो पाए, दैट इज़ वाई इतना छोटा गोल्ड का पीस रखा, देन फॉइल रखी, सॉरी। देन इससे क्या अंदाज़ा लगा, ये सारे के सारे ऐसे ही सीधे निकल गए। इससे ये समझ में आया कि पहली बात तो मास जो मतलब एटम के अंदर, फॉर एग्जांपल ये आपका एक एटम है, आपको पता है उन्होंने क्या सोचा होगा कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर में उसका सारा, मतलब आपके थॉमसन ने बोला था पॉजिटिव चार्ज पूरी जगह फैला है, इन्होंने बोला पॉजिटिव चार्ज पूरी जगह नहीं फैला, एक सेंटर में वो एक तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड है। एंड अल्फा पार्टिकल जब आते हैं, ये मेरे अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ओके। अब जो अल्फा पार्टिकल ऐसे आए जो मास, ये जो पॉजिटिव चार्ज से इंटरेक्ट ही नहीं करे, वो तो सीधे निकल जाएगा, ये वाला भी सीधा निकल जाएगा, बट ये वाला देखो, ये पॉजिटिव चार्ज से टकराया है तो ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ये वाला ये तो डायरेक्टली टकरा गया तो ये पूरा ही बाउंस बैक हो जाएगा, एंड ये भी सीधा निकल गया, ये भी सीधा निकल गया। अब उन्होंने ये फाइंड आउट करे कितने सीधे निकल रहे हैं, कितने टर्न ले रहे हैं, एंड कितने बाउंस बैक हो रहे हैं। अब जब उन्होंने ये फाइंड आउट करा तो उनको पता चला कि सबके सबसे ज़्यादा सीधे निकल जा रहे थे। अब सीधे निकलने की क्या कंडीशन है कि एम्प्टी स्पेस ज़्यादा होनी चाहिए, जितनी एम्प्टी स्पेस होगी उतने सीधे निकलेंगे। इससे समझ में आया कि एटम के अंदर बहुत सारी एम्प्टी स्पेस होती है, एम्प्टी स्पेस उसमें बहुत होती है, एंड बहुत कम ही ऐसे पार्टिकल थे जो डायरेक्टली बाउंस बैक करे, यानी कि न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है और सेंटर में कौन
कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ये दो बातें उनको समझ में आ गई। द एंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विच इज कॉल्ड अ न्यूक्लियस, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके आसपास में रिवॉल्व करते हैं लाइक अ सोलर सिस्टम। आपने पढ़ा छोटी क्लासेस में, हमने कैसे एटम को देखा था, ये पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके अराउंड ऐसे शेल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या होता है, सेंटर में सन होता है, ये मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, इस तरीके से प्लैनेट उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। उसी तरीके से उन्होंने प्लैनेट से कंपेयर करा, सन की जगह पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, प्लैनेट की जगह पर उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए, इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से पॉजिटिव चार्ज के चक्कर लगा रहे होते हैं, ऐसा कहना था रदरफोर्ड का। आ गया पूरा मॉडल समझ में। और ये मॉडल उन्होंने कैसे फाइंड आउट किया, ऑब्जर्वेशंस की मदद से। ये ऑब्जर्वेशंस आपको याद रखनी है। पहली तो सबसे ज़्यादा सीधी निकल गई थी। सेकेंड चीज़, जो 1 डिग्री से ज़्यादा एंगल बना रही है, ये वाली और ये वाली, ये कितनी थी, ये थी 0.14%। थर्ड, ये जो सबसे ज़्यादा एंगल बना रही वो कितनी थी, 1 in 8,000। हर बुक्स में आप जाओगे कहीं पे 1 in 20,000 लिखा होता है, कहीं पे कुछ और लिखा होता है, पर आपको कौन सी याद रखनी है, जो एनसीईआरटी में गिवन है। एनसीईआरटी में आप देखो यही दो डेटा गिवन है, 1 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाने वाले 0.14%, 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाने वाले 1 in 8,000 पार्टिकल्स। नेक्स्ट थिंग, इसी की मदद से उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर करा, क्योंकि ये इन्हीं चीज़ों को उन्होंने फाइंड आउट करा, दिमाग लगाया कि सभी के सभी सीधे निकल रहे हैं, यानी कि अंदर कुछ है ही नहीं, खाली है। बहुत ही कम बार मतलब क्या बोलते हैं, बाउंस बैक होके आ रहे हैं, यानी कि सेंटर में ही एक कोई एक छोटी सी पॉइंट होगी जहाँ पर सभी के सभी पॉजिटिव चार्ज स्टोर्ड होगा। अगर थॉमसन का मॉडल सही होता तो समझ लो थॉमसन का मॉडल है, इसमें उसने बोला पूरा पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अल्फा पार्टिकल्स आते हैं और उससे आर पार निकल जाते हैं। आर पार क्यों निकल जाते हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल उसको चीर के बाहर निकलते हैं। पर आप इमेजिन करो एक कागज़ का है, एक कागज़ का टुकड़ा है आपके पास, उस पर पेन मारो, पेन जो है उससे आर पार निकल जाएगा ना, पेन का पॉइंट्स आप उसको उस पर वार करो तो निकल जाएगा, क्योंकि उसका जो पॉजिटिव चार्ज है मैंने कागज़ की तरह पूरा उसको वो कर दिया। अब क्या करो, उस कागज़ को क्रम्बल कर दो, ये पूरा कागज़ है ना, उसको क्रम्बल कर दो। अब उस पर जब अल्फा पार्टिकल पड़ेगा ना तो आर पार नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस बन गया। पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज अगर फैला हुआ है तो अल्फा पार्टिकल उससे आर पार निकल जाते हैं। लेकिन अगर ये जो अल्फा पार्टिकल है इस तरीके से सारा पॉजिटिव चार्ज एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ये पूरा चार्ज को मैंने एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर दिया, अब अल्फा पार्टिकल जब उस पर पड़ेगा ना तब वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा, उससे पेनिट्रेट करके आगे नहीं बढ़ सकता। रिपीट कर देता हूँ, उन्होंने थॉमसन ने क्या बोला था, पॉजिटिव चार्ज इस तरह से पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस पर जब अल्फा पार्टिकल पड़ते थे ना तो इस तरीके से उसको काट के बाउंस बैक हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, उसके थ्रू चला जाएगा। कैसे समझोगे, कागज़ का टुकड़ा लो, उस पर पेन मारो, पेन आप करोगे, उस पर पॉइंट करोगे तो वो फाड़ के आगे निकल जाएगा। अब उसी कागज़ के टुकड़े को पूरा कॉइल्ड करके एक बॉल बना दो उसकी, अब उस पर पेन मारो, नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि वो पेन जो है अल्फा पार्टिकल्स का काम करेगा, अब उसके थ्रू वो पार्टिकल नहीं निकल पाएंगे, बाउंस बैक हो जाएंगे। अगर थॉमसन की बात सही होती तो सभी अल्फा पार्टिकल निकल जाते, और जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने भी देखा कि सभी लगभग जा ही रहे हैं आर पार, लेकिन कुछ एक दो थे जो बाउंस बैक कर गए। तो ये बाउंस बैक करने वाली थ्योरी से ही उनको न्यूक्लियस का आइडिया आया। इसको आप उसमें भी देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा अभी सिमुलेशन में, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्या बात सही थी, न्यूक्लियस वाली बात बिल्कुल सही थी कि न्यूक्लियस जो होता है एक एटम में होगा जहाँ पर सारा उसका पॉजिटिव चार्ज सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। सेकेंड बात जो उन्होंने बोली, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, दैट इज समहाउ करेक्ट, लेकिन उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने ये रेडियस स्पेसिफाई नहीं करी। एक बार भी उन्होंने बोला ये क्या रेडियस होनी चाहिए, रेडियस तो उन्होंने बताई नहीं, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी घूम सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी घूम सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी घूम सकता है, ये कौन बताएगा कि कितनी डिस्टेंस पे घूमेगा, ये लूप होल था उनके मॉडल में। नेक्स्ट थिंग, साइज ऑफ एटम के बारे में उनकी जानकारी दी। साइज ऑफ एटम होता है 10⁻⁻10 मीटर, और जो न्यूक्लियस होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। जितनी माइनस में पावर बढ़ेगी उतनी साइज छोटी होगी, मतलब ये न्यूक्लियस है, इसकी साइज है 10⁻⁻5 मीटर। और अगर आप एटम कंपेयर करोगे उससे ज़्यादा, मतलब एटम की पूरी साइज कंपेयर करोगे, ये एटम की रेडियस है 10⁻⁻10 मीटर, और ये न्यूक्लियस की रेडियस जो इतनी रेडियस है वो है 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट थिंग, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, यानी कि आपका जो एटम है वो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, इन दोनों को डिवाइड करो, आपको निकल के आएगा 1 2 3 4 5 जीरोस। 5 जीरोस का मतलब है कि 1 लाख हो गया ना, ये हाँ 1 लाख हो गया, यानी कि एटम का जो न्यूक्लियस है उससे 1 लाख टाइम्स, 10,000 से 1 लाख टाइम्स छोटा होता है। ये चीज़ आप समझ सकते हो, कहीं कहीं बुक में 10⁻⁻14 भी लिखा होता है। ओके, दैट इज वाई मैंने 10,000 से लेके 1 लाख का बात करी। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। वाह, क्या नई बात बोल दी। देन
ये जो है कर्व बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कर्व बना कर बताओ स्कैटरिंग एंगल और कितने नंबर ऑफ पार्टिकल डिविएट कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करो 0 डिग्री से शुरू करो, 20-20 डिग्री बढ़ाते बढ़ाते 180 डिग्री तक शुरू कर दो। देन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बनाओ 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, ऐसे करते करते 7 तक बना दो। अब आपको खुद ही पता है कि जो एंगल 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री पे तो सबसे कम होंगे एंड 0 डिग्री पे सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं। ये 0 डिग्री वाले पार्टिकल या फिर थोड़े थोड़े एंगल वाले पार्टिकल यहाँ ज़्यादा होंगे। और जैसे जैसे आप एंगल्स बढ़ाते हो इतने में कम मिलेंगे, इतने में और कम मिलेंगे। जो बाउंस बैक हो गए वो तो सबसे कम थे, 1 in 8000 थे। दैट इज़ वाई ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा कि कम एंगल्स जो हैं वहाँ पर आप देखो कि आपके पार्टिकल ज़्यादा हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है पार्टिकल्स घटते जा रहे हैं। ओके, ऐसा आपका ग्राफ देखने को मिलता है, ये बुक में भी गिवन है। नेक्स्ट थिंग आती है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप क्या करने का इमेजिन करो, आप जूम करो, जैसे कि ये गोल्ड है, ये गोल्ड का एटम है ना। ये गोल्ड के एटम में मैं चाहता हूँ आप इलेक्ट्रॉन्स को भूल जाओ, गोल्ड के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, आप फोकस करो गोल्ड के न्यूक्लियस पे। सेकेंड थिंग अल्फा पार्टिकल पे। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम पे 2+। अब मैंने क्या सिखाया है, आप इमेजिन करो वो वाला केस जब डायरेक्टली 180 डिग्री पे बाउंस बैक होता है। तो 180 डिग्री पे बाउंस बैक होने के लिए आपको एकदम उसको न्यूक्लियस पे मारना पड़ेगा, है ना। न्यूक्लियस पे आप उसको जब मारोगे तो आपको देखने को मिलेगा, मैं आपका जो क्या कहते हैं गोल्ड का ये सिर्फ न्यूक्लियस है ना, इलेक्ट्रॉन्स भूल जाओ क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंफ्यूज करेंगे। ये आएगा आपका अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जब धीरे धीरे आपके न्यूक्लियस की तरफ आ रहा होगा ना, फिर मैंने आपको क्या सिखाया, एक फिर वो बाउंस बैक हो जाता है 180 डिग्री पे। तो कितना पास वो आ पाया एटम के, यही क्वेश्चन होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कितना वो क्लोज अप्रोच कर पाया आपके गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ। ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, ये अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल जब भी न्यूक्लियस की तरफ आता है तो 180 डिग्री बाउंस बैक कर जाता है, लेकिन वो कितना पास आ पाया था इस गोल्ड के एटम के न्यूक्लियस की तरफ, वो कितना पास आया, वही आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहलाता है। इतनी बात समझ में आई। अब चार्जेस देख लो कैसे लिखते हैं। चार्ज आपके हीलियम पे कितने चार्ज थे, 2 पॉजिटिव चार्ज थे। अब 2 और एक पॉजिटिव चार्ज यानी कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, सॉरी चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। आपने इतने चैप्टर पढ़ लिए हैं फिजिक्स में, आप जानते हो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 को आप ई से डिनोट कर सकते हो। सेकेंड थिंग ये जेड ई क्या है, जेड मैंने इसलिए लिया क्योंकि कभी कभार क्वेश्चंस में आपको जो है वो गोल्ड की जगह दूसरे एटम भी दे सकते हैं। अगर गोल्ड हुआ तो गोल्ड का जो जेड नंबर यानी एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 79। 79 उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, 79 उसमें प्रोटॉन्स भी हैं। अब 79 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तो बाहर घूम रहे हैं, पर 79 पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो तो आपके न्यूक्लियस में ही है। यानी कि अल्फा पार्टिकल के पास हैं 2 पॉजिटिव चार्जेस, मतलब 2 प्रोटॉन समझ लो एक तरीके से, इसके पास 2 प्रोटॉन्स हैं। यहाँ पे अगर आपने गोल्ड इमेजिन करा तो गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 79 एंड ई यानी कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है। ई आपको 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। अब आप खुद ही सोचो 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, मैं इसको एक तरफ पास में लाने की कोशिश भी करूंगा तो पॉजिटिव चार्जेस तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना, दैट इज वाई ये पीछे चला जाता है। पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पास आने की तो कोशिश करें ना, तो वो पॉइंट कहाँ था जितना ये पास आ पाया, इसको आप आर डिस्टेंस, उसी को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हो। कैसे निकलेगा, देखो पहले जब ये आ रहा था तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। जब ये इस पॉइंट पर आया 1 सेकंड के लिए रुका फिर पलटा, यानी कि ये पहले काइनेटिक एनर्जी थी, ये पॉइंट पर आके उसमें जैसे वो रुका उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई। दैट इज वाई ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी को आप कर दो बराबर। ओके, काइनेटिक एनर्जी अब पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, क्या है देखो यहाँ पे समझ लो एक तरीके से 2q चार्ज है और z यानी कि अगर गोल्ड लूंगा तो यहाँ पे 79q चार्ज है। ओके, और इनके बीच में डिस्टेंस है r। आपको क्या सिखाया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखना k q1 q2/r, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। q1 कौन सा है आपका, ये वाला क्या बोलते हैं 2e, तो आपने लिखा k देन लिखोगे 2e। सेकंड आपका दूसरा चार्ज क्या है 79q, तो गोल्ड के लिए, लेकिन आप जनरली कैसे लिखोगे Ze, तो मैंने लिख दिया Ze डिवाइडेड बाय उनके बीच का डिस्टेंस, वही तो निकालना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो मैंने r लेट कर दिया। ध्यान से देखो मैंने यही करा है। देन r निकालना था, r को ऊपर ले जाओ, काइनेटिक एनर्जी को नीचे ले जाओ, ये आपका फॉर्मूला बन गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। अब आओ अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे स्किप कर जाते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, बहुत ही ईजी चीज़ है। देखो ये मेरा न्यूक्लियस मैंने लिया गोल्ड का, अगर मैंने अल्फा पार्टिकल जैसे कि वो जो ये स्लिट है ना, ये वही वाली लेड की स्लिट मैंने इमेजिन करी, दिख रही है ना, ये वो स्लिट है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, वही मैंने इमेजिन करा। यहाँ पे ये पार्टिकल आए, अब मैंने क्या सिखाया, गोल्ड के एकदम सेंटर के न्यूक्लियस पे आकर आएगा तो डायरेक्टली बाउंस बैक हो जाएगा। सेकेंड थिंग थोड़ा सा उसके ऊपर आया
तो बाउंस बैक मिलेगा उसको, लेकिन 180 डिग्री का नहीं, 180 डिग्री के थोड़े कम। जैसे कि ये पूरा 180 डिग्री था, पर इसको थोड़ा 180 डिग्री से कम का मिलेगा। नेक्स्ट थोड़ा और ऊपर से जाएगा तो देखो उसको 90 तक का मिला। थोड़ा और ऊपर मतलब जितना वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, देखो उसको डिफ्लेक्शन कम मिल रही है और न्यूक्लियस से दूर है। और ये तो न्यूक्लियस से टच भी नहीं हुआ, तो ये डायरेक्टली सीधा निकल गया। आ रही ना बात समझ में? जितना वो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उतना ही उस पर डिफ्लेक्शन कम लगेगा। जितना वो न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन के पास में होगा, एकदम सेंट्रल लाइन से आपने उसके पास में फेंका, तो उस पर डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा लगेगा। अब आती है बात इम्पैक्ट पैरामीटर की। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? अब देख लो, ये न्यूक्लियस का सेंटर है ना। इनको मैं रे 1 2 3 इमेजिन कर सकता हूँ। ये पहली रे देखो, ये पहली रे और न्यूक्लियस का सेंटर बिल्कुल सेम है ना, तो इनके बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है। दैट इज वाई इसका इम्पैक्ट पैरामीटर 0 है। लेकिन आप इमेजिन करो ये वाली रे, ये कौन सी है? 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ रे को देखो, सिक्स्थ रे ये है और न्यूक्लियस का सेंटर ये है। तो न्यूक्लियस के सेंटर और जितनी वो रे उससे दूर है, उसी को आप इम्पैक्ट पैरामीटर बुलाते हो। ओके, आगे बात समझ में? न्यूक्लियस के सेंटर से लेके वो जो आई है अल्फा पार्टिकल की रे, वो कितना दूर है, वो कहलाती है इम्पैक्ट पैरामीटर। उसको बी से डिनोट करते हो। अब आप खुद ही सोचो, इम्पैक्ट पैरामीटर अगर छोटा होगा, इम्पैक्ट पैरामीटर छोटा यानी कि न्यूक्लियस पर ही आप उसको स्ट्राइक कर रहे हो, यानी कि वो 180 डिग्री ज़्यादा बाउंस बैक करना पसंद करेगा। लेकिन इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा? डिफ्लेक्शन एंगल कम होता जाएगा, है ना। आपको दिख रहा है, ये बी आपने बढ़ा दिया, देखो डिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं। लेकिन बी आपने छोटा रखा, अगर बी की वैल्यू आपने इतनी छोटी सी रखी यहाँ तक की, देखो डिफ्लेक्शन हो रहा है। बच्चों वाली चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर जो आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, सेम टू सेम वैसे ही फॉर्मूला है, बस ये 2 हटा दो, kz(e²/ke) मल्टीप्लाई कर दो cot θ/2 से। ओके, आपको निकल आ जाएगा कि आपका इम्पैक्ट पैरामीटर कितना। अगर आपसे बोल दिया जाए कि कोई पार्टिकल 90 डिग्री पे वो हो रहा है, क्या कहते हैं, डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आप क्या करोगे? 90 डिग्री यहाँ पे पुट कर देना और उसकी काइनेटिक एनर्जी लिख देना, तो आपको इम्पैक्ट पैरामीटर मिल जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिविएटेड का। कभी कभार पूछ लेते हैं कितने पार्टिकल डिविएट हुए एट अ सर्टेन एंगल। सर्टेन एंगल जैसे कि 90 डिग्री दे दिया, आपको बोलेंगे 90 डिग्री पे बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल कितने डिविएट हुए। तो कुछ नहीं करना, थीटा पे 90 डिग्री पुट करना। फॉर्मूला क्या है? sin की पावर 4 θ/2, आपको आंसर मिल जाएगा। अगला देखो, अब ड्रॉबैक्स देख लो रदरफोर्ड मॉडल के। रदरफोर्ड मॉडल मैंने आपको पहले सिखाया, पूरा सही मॉडल नहीं है। सिर्फ एक सही बात है इसकी, न्यूक्लियस वाली, कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ये बात उसकी सही है। लेकिन ये आपकी स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं समझा पाया। क्यों? क्योंकि इसने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा होता है। अब जब भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया यानी कि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। और चेंज इन वेलोसिटी आपने पढ़ा छोटी फॉर्मूला में, v - u/t, यानी कि चेंज यानी डेल्टा v/डेल्टा t। क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी? चेंज इन वेलोसिटी होती है आपकी एक्सेलरेशन। और आपने ये भी पढ़ा है कि जब भी कोई पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेशन करता है तो वो क्या रिलीज करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वापस से बताऊं, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये सर्कुलर मोशन में है। सर्कुलर मोशन में यहाँ देखो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी, इधर देखो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ है। वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है, इसके कारण खुद वेलोसिटी बदल रही है। जब भी वेलोसिटी बदलती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वहाँ पर हो जाती है एक्सेलरेशन। और जब भी, जैसे इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड पार्टिकल है, कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल जब एक्सेलरेशन करता है तो वो क्या रिलीज करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो समझ लो ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के तरह, मतलब उसके फॉर्म में बाहर आए, उसकी एनर्जी कम होती जाएगी वो, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रेडिएट करेगा। धीरे धीरे जब उसको पूरा सर्कल लगाना था लेकिन उसमें इतनी एनर्जी नहीं बची, उसकी एनर्जी कम होती जाती, कम होती जाती, कम होती जाती है, वो न्यूक्लियस में समा जाता है, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे तो सभी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव न्यूक्लियस में समा जाएंगे, ऐसे फिर कैसे एटम होगा? एटम नहीं होगा, मैटर नहीं होगा, मैटर नहीं होगा तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? इसलिए ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं समझा पाया। सेकंड चीज, इसने इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी इन एनी रेडियस, मैंने आपको सिखा दिया। इसने ये तो बताया नहीं कि इसने इतना बोला पॉजिटिव है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर रेडियस है। रेडियस मतलब उसने ये नहीं बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस रेडियस में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन इतनी रेडियस में घूम रहा है, इतनी रेडियस में घूम रहा है, कहीं पे भी रेडियस की बात नहीं करी। थर्ड, ये भी आपके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को नहीं समझा पाया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्या है, अभी आप आगे पढ़, आपका प्लम पुडिंग मॉडल थॉमसन का, जिसमें ये ऑरेंज कलर से पूरा पॉजिटिवली चार्ज अपना डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब उसके ऊपर मैंने ये अल्फा पार्टिकल मारना शुरू करा। अब अल्फा पार्टिकल देखो आर पार निकल गए, क्योंकि एक तरीके से प्लम पूरा जो पॉजिटिव चार्ज इस तरह से वो प्लेट पे फैला हुआ था तो उसको आसानी से निकल पा रहे थे। लेकिन अभी आप देखोगे, अगर मैं आपको रदरफोर्ड से कंपेयर करूं,
ये रहा रदरफोर्ड का मॉडल। इस तरह से उसका मैं एक अलग अलग गोल्ड के एटम्स आपको देखने को मिल रहे हैं ना, इन पे अगर मैं मार रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से हो रहा है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, गोल्ड का एक एटम लेता हूँ। ये गोल्ड का मैंने एक एटम लिया जिसका ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना, ये न्यूक्लियस है। इसकी अगर मैं स्केल को कम कर सकूँ तो आपको और अच्छे से दिखेगा। चलो ठीक है, ये आपको गोल्ड का न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। अब इसके ऊपर मैंने अल्फा पार्टिकल्स को डाला। अब देखो, जो साइड साइड वाले तो वो तो अनडिविएटेड निकल गए, लेकिन जो जिसमें वो पड़ रहे हैं, जो सेंटर में जा रहे हैं, उन पे आप देखो डिफ्लेक्शन लग रही है। कितनी भयंकर डिफ्लेक्शन लग रही है, देख पा रहे हो आप? यहाँ पर देखो, मैंने उनके पाथ को भी ऑन कर दिया है। तो जो सबसे कॉर्नर में है, एकदम बॉक्स के कॉर्नर में, वो तो सीधे आ रहे थे, लगभग थोड़ा सा डिफ्लेक्शन से वो सीधे निकल गए। लेकिन जो एकदम गोल्ड के ऊपर पॉइंट आउट किए जा रहे हैं, वो देखो किस तरह से डिफ्लेक्ट हुए है ना। पूरा एक 180 डिग्री वाला, ये देखो, ये 180 डिग्री पे भी आएगा। एक दो तो ऐसे भी होंगे जो 180 डिग्री पे रोटेट हुए। आप देख पा रहे होगे, ये एक सर्टेन डिस्टेंस उसके पास में जा पा रहे हैं, रुकते हैं, फिर पलट जाते हैं। तो जितना ही इसका मिनिमम डिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है, जितने पास पहुंच पाते हैं, वही आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहलाता है। आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला याद होगा, 2k/ZE² अपॉन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अगर आप बढ़ाओगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच घटेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखना है कैसे, देखो, काइनेटिक एनर्जी अगर मैंने बढ़ाई इनकी, ये मैंने काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ा दी। अब देखना डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कितना छोटा होगा, कितने पास से निकल रहे हैं। लेकिन अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी मैंने कम कर दी तो डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बढ़ेगा। ये देखो, काइनेटिक एनर्जी कम है तो ये कितने पहले से ये पलट गए। अब आपको समझ में आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अगर काइनेटिक एनर्जी ये देखो कम है तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितने पास से निकल गया, डिस्टेंस कम हो गया है। आगे समझ, एक बार इस तरह से भी देखो कैसे निकल रहे हैं। जहाँ जहाँ पर जो आपके जो न्यूक्लियस है येलो कलर के, वहाँ से वो डिविएट हो रहे हैं, एंड जहाँ जहाँ एम्प्टी स्पेस है वहाँ से वो सीधे निकल जा रहे हैं। देखने को मिल रहा है आपको, आ गया होगा वापस। वो एग्जाम्पल और क्वेश्चन देख लेते हैं जो रदरफोर्ड मॉडल पर बेस्ड है। एग्जाम्पल 12.1 क्या कह रहा है कि आपने एक एटम को देखा है। फॉर एग्जाम्पल समझ लो ये हाइड्रोजन एटम है। एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये उसका न्यूक्लियस है, और ये एक इलेक्ट्रॉन ही होता है हाइड्रोजन के अंदर। तो ये एक इलेक्ट्रॉन उसके आसपास रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। दिस इज योर हाइड्रोजन एटम। तो आपको ये भी पता है कि एटम के न्यूक्लियस की क्या रेडियस है ना, और आपको ये भी पता है कि एक एटम, जनरली एक एटम की क्या रेडियस होती है, दोनों ही रदरफोर्ड जी ने दिया था। तो आप क्या कर सकते हो, एटम और न्यूक्लियस की रेडियस को डिवाइड करो तो आपको लगभग इनका रेशो पता चल जाएगा कि एटम और न्यूक्लियस के बीच में लगभग कितने का फासला होता है, 10⁵ का, जो मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस पूरे एटम से 1 लाख टाइम्स छोटा होता है। नाउ द सेकेंड थिंग इज दैट आपको बोला गया है इसको कंपेयर करो सोलर सिस्टम से। किससे करना है आपको कंपेयर, सोलर सिस्टम से। सोलर सिस्टम में आपको सेंटर में सन होता है, आसपास उसके बाकी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो आपको कौन सा प्लैनेट बोला है, अर्थ। ओके, सन इज योर न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इज योर अर्थ। तो आपको दे दी है सन की रेडियस। ओके, सन की रेडियस से आपको बताना है कि ये एटम की क्या रेडियस होगी। सेकेंड थिंग, ये जो भी अगर आप एटम का फॉर्मूला लगा के लेकर आते हो तो वो कितनी सिमिलर है एक्चुअल रेडियस जो सन और मतलब अर्थ के बीच का डिस्टेंस है। तो आपको पता है कि ये पूरे एटम एंड न्यूक्लियस में 10⁵ का डिफरेंस होता है। तो वैसे ही मैंने क्या करा, R4 जो आपकी पूरे एटम की है रेडियस, एंड R3 जो सन की रेडियस है, उसको डिवाइड किया, वो 10⁵ होगा। सन की रेडियस है 7 × 10⁸ तो ये करने से मुझे जो डिस्टेंस आया ना, ये वाला जो सन से और अर्थ के बीच में डिस्टेंस है, उसको ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आएगा 7 × 10⁻13 मीटर्स। लेकिन जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है सन और अर्थ के बीच में, वो होता है 1.5 × 10⁻11 मीटर का। तो अगर आपने ये सन और अर्थ को एक एटम की तरह माना, तो एटम की तरह मानने के बाद आपकी जो डिस्टेंस आएगी सन और अर्थ के बीच में, वो आई 7 × 10⁻13 मीटर। लेकिन एक्चुअली में वो बस 1.5 × 10⁻11 मीटर होती है। एटम इमेजिन करने से आपने उनकी डिस्टेंस को बड़ा मान लिया, मतलब एक तरीके से डिस्टेंस बड़ी आई। यही आपको क्वेश्चन में पूछा था। अगला है, इन ग्रिगनर मार्सटन एक्सपेरिमेंट आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या हमने तो जूल्स में एनर्जी देखी, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं, मेगा का मतलब होता है 10⁶। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए आप लगा लो 1.6 × 10⁻⁻19। ग्रिगनर मार्सटन एक्सपेरिमेंट में आपने किसके ऊपर बम्बार्डमेंट कराई थी अल्फा पार्टिकल की, ऑफकोर्स गोल्ड फॉइल के ऊपर। देन आपको वही आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछा है। डिस्टेंस ऑफ
ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का आपको फॉर्मूला पता है, 2 की वैल्यू 2 ही होगी, 9 की k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। z क्या लेना है, क्योंकि गोल्ड का एटम है इसलिए आपको 79 देना है। ई स्क्वायर यानी कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का आपको स्क्वायर कर लेना है। देन नीचे लेनी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है, तो मैंने आपको बता दिया 7.7 लिखो, मेगा को कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 6 कर दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कर दो। इसकी सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू कुछ इस प्रकार आएगी। बुक में पता है कैसे लिख दी है, बुक में इसको कर दिया है इस तरह से, इसको शायद तक 3 इंटू 10 की पावर समथिंग लाइक दैट करके फॉर FM में दे रखी है, बट आप चाहो तो इसमें भी लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखो बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल बहुत अच्छा मॉडल है। अब 50% चैप्टर खत्म हो गया, 50% चैप्टर बचा, क्योंकि 2 चीज़ें आपका थॉमसन और रदरफोर्ड कंप्लीट हो गया। अब बचे सिर्फ बोहर मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बोहर मॉडल बहुत इजी, उसने क्या करा, जो रदरफोर्ड ने काम किए थे ना, रदरफोर्ड की चीज़ों में ही थोड़ी बहुत आपकी चीज़ें मिलाई एंड अपना मॉडल बना दिया। बोहर जो थे रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, उन्होंने रदरफोर्ड का मॉडल लिया, उसमें अपनी बातें मिलाई एंड नया मॉडल बना दिया। तो बोहर ने क्या करा था, सबसे पहली बात उन्होंने वो बात पकड़ी जो रदरफोर्ड नहीं बता पाए। उन्होंने क्या बोला, ये न्यूक्लियस है, ये उसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो ये रिवॉल्व की उन्होंने आर डिस्टेंस कभी भी नहीं बताई, और ये आर नहीं उन्होंने बताया। इसी के कारण बोहर ने कहा था कि ये जो है अगर आप आर उसमें नहीं बताओगे तो कभी भी आपका इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूम सकता, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा और धीरे धीरे सेंटर में चला जाएगा। तो बोहर एक ऐसी रेडियस लेके आए, एक ऐसी ऑर्बिट लेकर आए जिसमें कभी भी इलेक्ट्रॉन आपका घूमेगा ना, वो कभी भी रेडिएंट एनर्जी निकालेगा ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें घूमता रहेगा। बोहर ने पहला ही पोस्टुलेट ऐसा दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है एक एटम के, वो ऐसी ऑर्बिट, स्टेबल ऑर्बिट में घूमते हैं जिसमें कभी भी उनका विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, जिसमें वो एनर्जी निकालते ही नहीं है। पहला ही पोस्टुलेट उन्होंने दे दिया, ये बात ही खत्म कर दी कि एनर्जी निकलने वाली की सेंटर में जाने वाली, क्योंकि उन्होंने ऐसा कह दिया ये आपका न्यूक्लियस है, इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है ना, ये एक ऐसी ऑर्बिट है जिसमें वो अपनी एनर्जी लूज ही नहीं करता। अगर एनर्जी लूज नहीं करेगा तो घूमता रहेगा जैसे वो चाहते थे। सेकेंड, अब ये जो जानकारी है ये कैसी ऑर्बिट होंगी, क्या होंगी, उसके लिए आप ये देखो, उन्होंने ये जो बोला, ये इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा ना वो न्यूक्लियस के आसपास, वो वही ऑर्बिट्स होंगी जो उसके एंगुलर, एल मतलब एंगुलर मोमेंटम के इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होगी। कुछ भी नहीं समझ में आया होगा मुझे पता है, इसलिए देखो एग्जाम्पल, मैंने एक एटम बनाया है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसकी पहली ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। आपने लास्ट चैप्टर में मैंने आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला सिखाया था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। उसमें मैंने आपको क्या सिखाया था, वेवलेंथ होती है h/mv, यानी कि h/ आप बोल सकते हो मोमेंटम भी। लेकिन इसमें मैंने आपको क्या सिखाया था, जो भी मैटर होता है वो एक वेव की तरह भी काम करता है। एक मैटर जो है, ये समझ लो मैटर है, वो एक वेव भी है। मैंने आपको मैटर वेव ड्यूअलिटी के बारे में लास्ट चैप्टर में बताया, अगर नहीं देखा तो जान लो, वीडियो मतलब मिल जाएगी चैप्टर वीडियो में चैनल पे। तो अब इसमें आओगे तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो भी एक तरीके से वेव का काम करेगा, राइट। तो समझ लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये रोटेट के साथ यहाँ पर वेव नेचर का काम कर रहा है, यानी कि वेव की तरह यहाँ पे घूम रहा है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन वेव की तरह एक एटम में घूम रहा है। अब उसकी ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है ना, उसमें वो कितनी वेव बना सकता है, वो हमेशा एक इंटीग्रल वेव बनाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पहली वेव, ये लेके ये पहली वेव बन गई, ये दूसरी वेव, ये तीसरी वेव, ये चौथी वेव और ये पांचवी वेव। कितनी वेव्स बनाई उसने, 5। कितने डिस्टेंस में, ये 2πr डिस्टेंस में, यानी कि वो 2πr डिस्टेंस में ये वेव बनाता है। जितनी भी उनकी वेवलेंथ होगी वो इंटीग्रल मल्टीपल होगी, यानी 5 बना लेगा, कभी 6 बना लेगा, कभी 7। आधी अधूरी वेव कभी भी नहीं बनाएगा। समझ में आया, ये 2πr डिस्टेंस में, ये 2πr का डिस्टेंस था ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन जितनी वेव बनाता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल की होती हैं। आगे आप समझ, ये n नंबर ऑफ वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ, यानी कि देखो ये एक वेवलेंथ है उसकी ना, एक वेवलेंथ हो गई, ये यहाँ से लेके, क्योंकि ये वेव यहाँ से लेके यहाँ तक हो रही है, यानी कि ये दूसरी वेवलेंथ। ये वेव यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये तीसरी वेवलेंथ। ये यहाँ से लेके यहाँ है, ये चौथी वेवलेंथ। ये यहाँ से यहाँ है, ये पांचवी। अब आप खुद ही सोचो इनकी वेवलेंथ कैसे आप निकाल सकते हो। ये पहली वेवलेंथ है, ओके, ये दूसरी वेवलेंथ है, ये तीसरी वेवलेंथ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक चौथी, और ये यहाँ से लेके पांचवी। ध्यान से देखो, वेवलेंथ को मैंने जोड़कर 2πr ही तो बना लिया, इसलिए 2πr होता है n मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। अब वेवलेंथ का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट चैप्टर में कराया था। वेवलेंथ होती है h/ मोमेंटम, यानी कि mv। यहाँ पे मैंने लिख दिया mv।
अब मैंने क्या करा, एम वी को ऊपर ले गया एंड 2 पाई को नीचे लेके आया। एम वी आर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम एल, जो कि आ गया ये एन जो है एन इंटीग्रल एच अपॉन 2 पाई का मल्टीपल। ऐसे ही मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h अपॉन 2 पाई के। अब आ गया सेकंड पोस्टुलेट समझ में, आई होप आ गया होगा। और ये n क्या है पता है, ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, जैसे कि n1 हो सकता है तो पहली ऑर्बिट की बात कर रहे हो, दो रख दोगे तो दूसरी ऑर्बिट की बात कर रहे हो। ओके, इसी को आप बोहर्स क्वांटाइजेशन भी बोलते हो, क्योंकि जब भी आप इंटीग्रल मल्टीपल साबित कर देते हो, जैसे कि आपने बोला था चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये q इक्वल्स टू एन ही करते हो ना, ये क्वांटाइजेशन था ना, वैसे ही बोहर की क्वांटाइजेशन है। अब जो ऑर्बिट ये फॉलो करी कि उनको आप स्टेशनरी ऑर्बिट बुलाते हो। आया ये समझ, इससे याद रख लेना 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लैम्डा। ये मैंने कैसे बनाया आपको पता ही है, मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ करके बताया फॉर्मूला आया कहाँ से, क्योंकि बच्चे यहीं भी अटक जाते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे की चीज़ तो बहुत ही आसान है। अब थर्ड पोस्टुलेट पर आओ। थर्ड पोस्टुलेट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना ट्रांजिशन कर सकता है दोनों डिफरेंट ऑर्बिट्स में। जैसे कि ये पहली ऑर्बिट है ना, ये दूसरी ऑर्बिट होगी इसके पास में, एक अंदर भी बना लो, जैसे कि 1 2 3, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना आपस में इधर उधर जंपिंग कर सकता है। अब जब वो ये जंपिंग करेगा, अगर उसने हायर से लोअर जंपिंग करी ना तो वो एमिट करेगा फोटोन को। फॉर एग्जाम्पल ये पहली ऑर्बिट थी जिसकी एनर्जी मैंने लेट कर ली, आपको पता चलेगा अभी मैं आगे बताऊंगा ये एनर्जी आती कैसे, पर अभी मैंने सिर्फ बताने के लिए बता दिया कि पहली ऑर्बिट की एनर्जी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सेकंड ऑर्बिट की होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है ना। अभी ऊपर वाले एग्जांपल पे मैं देख रहे हो, ऊपर वाले में मैंने क्या करा, सेकंड से लेकर आया फर्स्ट में। कहाँ, सेकंड से लेकर आया फर्स्ट में। तो मैंने क्या बताया है, जब भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है ना तो वो हमेशा फोटोन को एमिट करेगा, बाहर निकालेगा। रट लो, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब आएगा ना इलेक्ट्रॉन तो वो हमेशा फोटोन को एमिट करेगा। तो जितना भी वो फोटोन एमिट करेगा उसकी एनर्जी होगी। फोटोन की एनर्जी लिखना आपको सिखाया है, लास्ट चैप्टर देख लो अगर नहीं देखा तो। एच न्यू होती फोटोन की एनर्जी, और वो एनर्जी जो होगी ऑफकोर्स इन दोनों एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी, क्योंकि इतना ही तो फासला उसने कवर करा। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा उतनी ही फोटोन की एनर्जी वो निकाल देगा। अब बस इसका कर दो रिवर्स, अगर आपको लोअर एनर्जी से ऊपर वाली एनर्जी में पहुंचाना है तो आप इसको दे दो इलेक्ट्रॉन, इस पर देख के मारो, सॉरी फोटोन इस पर देख के मारो तो, और वो फोटोन कितनी एनर्जी का होना चाहिए, इन दोनों एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को देके मारा, यहाँ पे मैंने इस तरह से एरो बनाई है, थोड़ा सा ऐसे लिखो ताकि ज़्यादा आपको समझ में आए। ये जो फोटोन है ना, ये भगवान, हाँ, ये फोटोन आपने इस इलेक्ट्रॉन को दिया है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को आपको ऊपर पहुंचाना है। ये फोटोन से मैंने इस इलेक्ट्रॉन पे मारा, इस फोटोन को, उस फोटोन की एनर्जी थी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर थी, परफेक्ट डिफरेंस के बराबर थी। इसलिए इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और आगे बैठ जाता है। एक बात बताऊं, लास्ट चैप्टर में आपको बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें क्या सिखाया था, ये मेटल होता है, मेटल के ऊपर फोटोन पड़ता है तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मेटल छोड़कर भाग जाता है ना, यही सिखाया था ना। सो यहाँ पर भी देखो वही चीज़ लागू हो रही है। फोटोन जो क्या करा है, इस इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट स्टेट में था ना उसको सेकंड में पहुंचा दिया। अगर मैं इसको इतनी एनर्जी देता कि सेकंड थर्ड फोर्थ करके बाहर ही निकल आता एटम के, तो वो हो गया एक फोटो इलेक्ट्रॉन बन जाता है। मतलब आपको अगर इलेक्ट्रॉन को छोटी से लेके बड़ी एनर्जी लेवल पे पहुंचाना है ना तो उसको हमेशा फोटोन देना पड़ेगा, और जब भी वो बड़ी से छोटी एनर्जी में आएगा ना तो वो फोटोन को एमिट करेगा। प्लीज़ याद रख लो। और ये कितना जो एनर्जी वो एमिट करेगा फोटोन की, वो दोनों ही क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इनको, ऑर्बिट लेवल की एनर्जी की डिफरेंस के बराबर होगी। ओके, नेक्स्ट, नील बोहर ने क्या करा था, रदरफोर्ड का मॉडल जो था वो इनस्टेबल था, अनस्टेबल मॉडल को स्टेबल मॉडल में कन्वर्ट करके अपने थोड़े मॉडिफिकेशन करे और रदरफोर्ड मॉडल से ही उन्होंने बोहर मॉडल बना लिया था। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल में क्या दिक्कत थी हम सभी जानते हैं, इसको पहले न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम बोलते हैं। पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं लाइक अ प्लैनेटरी मॉडल, लेकिन इनकी कोई फिक्स्ड रेडियस और फिक्स्ड एनर्जी नहीं होती। दैट इज वाई जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी एनर्जी लूज होने लगती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करके अपनी एनर्जी लूज करते जाता है और अपने न्यूक्लियस में समा जाता है। न्यूक्लियस में समा जाएगा, इलेक्ट्रॉन गायब हो गया तो आपका एटम अनस्टेबल हो जाता है, ब्रेक डाउन कर जाता है, ऐसे तो कोई मैटर ही नहीं रहेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा आपके नील बोहर ने। उन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है ना ऐसे वैसे कोई एनर्जी लेवल में नहीं घूमते हुए, एक ऐसी स्टेट में घूमते हैं जिसकी एनर्जी वैल्यू सेम होती है और वो यहाँ पर अपनी एनर्जी लूज नहीं करते हैं। अगर एनर्जी लूज करेंगे तो गोल गोल बन के न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, पर उन्होंने बोला एक ऐसी ऑर्बिट में वो घूमेंगे जिनकी एनर्जी में मतलब वहाँ पर घूमने से उनकी एनर्जी लूज नहीं होगी और वो स्टेबल रह जाएंगे।
देखो पोस्टुलेट आप समझोगे। और हाँ, जो पास वाले शेल्स होंगे ना, उनकी एनर्जी कम होगी, बाहर वालों की सबसे ज़्यादा होगी, जैसे E1 कम, फिर E2, फिर E3। ये एनर्जी मैं आगे भी आपको समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपने देख ही सकते हो। अब पहला पोस्टुलेट उनका क्या था, जब वो कोई भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं ना, तो उस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होती है। दैट इज वाई वो कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं करते। रेडिएशन एमिट ना करने के कारण वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं जाते। सेकंड क्या बताया था, वो जिस भी ऑर्बिट में घूमेंगे वो इंटीग्रल मल्टीपल होगी, उनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π का। थर्ड देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन को लोअर से हायर में करना है मेरे को शिफ्ट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फोटोन देना पड़ेगा। वापस से देखो, अगर इस इलेक्ट्रॉन को लोअर वैल्यू से मुझे हायर वैल्यू में पहुंचाना है, तो मैं उसको फोटोन दूंगा। मैंने आपको सिखाया, उसको मैं फोटोन दूंगा एच न्यू का, और वो कितने एनर्जी होनी चाहिए, इन दोनों वैल्यूज के डिफरेंस का, इन दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस की आपको एनर्जी का फोटोन देना पड़ेगा। और अगर देखो ये हाई वैल्यू से लोअर में जा रहा है, तो वो फोटॉन्स को एमिट कर रहा है बाहर। एमिट करने के कारण वो मतलब उसी एनर्जी के फोटोन एमिट करेगा जो कि वो उन दोनों एनर्जी वैल्यू के डिफरेंस के बराबर होगा। जैसे कि समझ लो 1 2 3 4 शेल है, फोर्थ से ये सेकंड शेल पर आया, तो फोर्थ और सेकंड शेल की जितनी एनर्जी डिफरेंस होगा ना, ये नीचे आने में उतनी ही एनर्जी बाहर निकाल देगा। और अगर आपको वापस से इसको सेकंड से फोर्थ पे जाना है, तो मैंने आपको पहले ही दिखाया था, एनर्जी ऐसे ऊपर से आएंगी, इसको मिलेगी, और ये सेकंड से फोर्थ में चला जाएगा। बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, देखो इन्होंने क्या करा, एक हाइड्रोजन एटम को लेट करा, ये पॉजिटिव चार्ज था एंड मतलब न्यूक्लियस में, एंड ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा था। आपने कभी भी सोचा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व क्यों करते हैं? कभी भी आया होगा ना दिमाग में, इलेक्ट्रॉन पता है रिवॉल्व इसलिए करते हैं क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा रहता, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, वो तो खींचा चला जाता न्यूक्लियस के पास। इलेक्ट्रॉन नहीं चाहता वो न्यूक्लियस के पास जाए, क्योंकि उसकी भी तो जिंदगी है, वो भी तो रहना चाहता है। तो वो क्या करता है, गोल गोल घूमने लगता है। गोल गोल घूमने से उसके अंदर डेवलप होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर की डायरेक्शन में, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ने इस तरफ वेलोसिटी ली, इस तरीके से वो गोल गोल घूम रहा है। तो जैसे ही गोल गोल घूमता है ना, तो उसके अंदर आने लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये लिखा FC। एफसी जो होता है वो अंदर जो उसको अंदर जो चार्ज खींच रहा था, मतलब न्यूक्लियस उसको अंदर बुला रहा है। न्यूक्लियस अंदर, इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं जाना चाहता था, इसलिए घूमता है, और घूमते हुए उसको बाहर की तरफ एक फोर्स डेवलप कर लेता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है कभी भी न्यूक्लियस में जाकर नहीं जाता है ना, ये इसलिए इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। देन ये जो FC है मैंने बता दिया, वो FE के बराबर है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r होता है, ये हमने पढ़ा है 11th में। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का फोर्स, ये तो कोई भी निकाल लेगा। पॉजिटिव जो भी आपने न्यूक्लियस लिया, न्यूक्लियस के चार्ज लिखना अब आपको सिखाई दिया मैंने, ZE होता है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मैंने E लेट कर लिया, ओके। और वो फोर्स लिखने के लिए Q1 Q2/r² हो गया। एक R से एक R कैंसिल करो, ये R ऊपर ले गया, mv² नीचे ले गया, ओके। तो ये आपका R का एक फॉर्मूला, मतलब अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने एक R निकाल लिया। सेकेंड चीज़, मैंने आपको मोहर क्वांटाइजेशन से ये फॉर्मूला करवाया, mvr = nh/2π। यहाँ से भी मैंने R को निकाल लिया, mv को नीचे ले जाके। इन दोनों R को, क्योंकि दोनों R है ना, मैंने इनको इक्वेट करा, क्योंकि मुझे एक वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाना है। मैंने दोनों को इक्वेट करा, यहाँ पे K की डंडी चली गई पता नहीं, हाँ ये K बन गया। देन ये मैंने इक्वेट करा, ये V² से एक V कैंसिल होगा, लेकिन एक V बचा रहेगा। V को ऊपर ले जाओ, बाकी सब चीज़ों को नीचे लेके आओ, ऐसा फॉर्मूला बनेगा। अजीब सा लग रहा है देखने में। मैंने क्या करा, इसमें जो जो कांस्टेंट टर्म्स है ना, उनको एक साइड में लिख लिया। तो कांस्टेंट टर्म्स हैं K, E², 2π और प्लैंक्स कांस्टेंट। ये सभी कांस्टेंट है क्योंकि सभी के वैल्यूज आपको पता है। Z/n ये तो एटम पे डिपेंड करता है। Z मतलब कौन सा एटम आपने लिया, उसका एटॉमिक नंबर। n क्या होता है, कौन से शेल की बात कर रहे हो आप। ये सभी कांस्टेंट से, तो मैंने सभी कांस्टेंट को लगाया और उसकी वैल्यू आ गई 2.2 × 10⁶। और Z और N, अब आपको क्या है, ये Z और N से आप बता सकते हो। अगर मैंने आपको बोला कि हीलियम एटम की थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ मैं, ओके, हीलियम नहीं, थर्ड एटम मतलब मैं लेता हूँ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम मैंने लिया, और उसकी सेकेंड ऑर्बिट। अब मैंने पूछ लिया आपसे, एक मैंने लिया है बेरिलियम एटम, बोहर मॉडल के हिसाब से पूछ रहा हूँ, उसके सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उसकी वेलोसिटी बताओ। हम सोचेंगे हैं बेरिलियम एटम है, उसकी सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी कैसे निकालनी है, V निकालोगे 2.2 × 10⁶। Z क्या होता है, एटम का वो, और क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4। कौन सी ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ मैं, 2, तो 2 से 4 कैंसिल, 2.2 यानी कि 4.4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से बेरिलियम के अंदर, बेरिलियम के सेकेंड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। आप सोच सकते हो, आपने स्पीड निकालनी एक इलेक्ट्रॉन की जो बेरिलियम के सेकेंड शेल में घूम रहा होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे और अब आपको सॉल्व भी करना आ गया। अब देखो रेडियस कैसे निकालूं। रेडियस का फॉर्मूला आप ऐसे निकाल सकते हो, ये थोड़ा सा ओवरलैप हो गया, इसकी ओवरलैपिंग को मैं हटा दूं क्योंकि आपको फिर
कन्फ्यूजन होगा, ये शायद लिखते टाइम एरर आया होगा मेरे से, बट कोई बात नहीं, ये फिक्सेबल है एरर है, हम इसको सही कर सकते हैं जी। अब ये फिक्स हो गया। अब देखो रेडियस के लिए मैंने क्या करा, NH अपॉन वही वाला ये जो था ना मेरा रेडियस का, ये मैं लेकर आया और यहाँ पर मैं V पुट कर दूंगा क्योंकि मैंने V यहाँ से निकाला है। ठीक है, रेडियस के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, यहाँ पर V की वैल्यू में ये वाली पुट कर दूंगा, तो मेरा कुछ ऐसा आएगा सॉल्व करके। सेकेंड चीज़ वापस से मैंने वही करी, कॉन्स्टेंट चीज़ों को अलग निकाल लिया, और जो कॉन्स्टेंट नहीं है जैसे कि N वैल्यू और Z वैल्यू, हमेशा ये दो वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं होती, तो क्वेश्चन देगा कि कौन सी रेडियस की मतलब कौन से आपको नंबर की ऑर्बिटल देनी है और कौन सा एटम देना है, और ये सभी कांस्टेंट वैल्यूज़ को अगर आप सॉल्व करोगे तो आता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, n स्क्वायर अपॉन जी एज इट इज़ रहेगा। टाइम पीरियड की फॉर्मूला कैसे निकलेगा, ये रेडियस का फॉर्मूला याद कर लेना। टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम आपको निकालना है, टाइम ऊपर कर दिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन, 2πr डिस्टेंस, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में अकॉर्डिंग टू बोहर, ओके 2πr अपॉन इसकी जो स्पीड है, स्पीड v होती है, v का आपने फॉर्मूला यही निकाला है, मतलब r का फॉर्मूला ये होता है, v का फॉर्मूला ये होता है। दोनों को मैंने पुट करा, सॉल्व करके मेरे पास आंसर आया कुछ इस प्रकार। ओके, ये सभी की सभी कांस्टेंट वैल्यूज थी, तो कांस्टेंट वैल्यू को मैंने t0 लेट कर लिया। बताया मैंने t0 क्यों कर लिया, क्योंकि ये कभी भी डायरेक्टली नहीं पूछता, टाइम कभी भी आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा, उसके हमेशा ये पूछ लेगा टाइम काय पे डिपेंडेंट होता है। टाइम डिपेंड होगा n³ अपॉन z स्क्वायर से। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी पता है क्या होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, आपने पढ़ा ये फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के फॉर्मूला को मैंने उल्टा करके लिख दिया, तो ये टाइम पीरियड अगर n³ अपॉन z स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी z स्क्वायर अपॉन n³ उसके उल्टे के प्रोपोर्शनल होगी। नेक्स्ट, टोटल एनर्जी कैसे निकालें, आप निकालोगे काइनेटिक एनर्जी। आप सबसे मतलब टोटल एनर्जी निकालने के लिए, टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हम पहले काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, फिर दोनों को ऐड करके टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाले, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने देखा है ½ mv² होता है। देखो हमने ऊपर देख लिया, अगर r से r कैंसिल करो तो mv² बराबर है kZe², mv² बराबर है kZe² अपॉन r के। आपको चाहिए ½ mv², तो मैं यहाँ पे भी हाफ कर देता हूँ, ये बन गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला kZe² अपॉन 2r। ये रहा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया kZe² अपॉन 2r। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी, कितनी बार सिखाया है आपको पोटेंशियल एनर्जी। अगर दो चार्जेस हैं r डिस्टेंस की दूरी पे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी, U इक्वल टू k Q1 चार्ज Q2 अपॉन r हो जाती है। अब यहाँ पे जो दो चार्जेस हैं, एक आपका न्यूक्लियस है, यानी न्यूक्लियस होता है Ze, और एक आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -e। तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो, kZe माइनस e अपॉन r, यानी कि ये हो गया -kZe² अपॉन r। ये लिखा मैंने यहाँ पे। टोटल एनर्जी में मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, टोटल एनर्जी आ गई -kZe² अपॉन 2r। अब देखो ये थोड़े थोड़े r मतलब 1-2 का डिफरेंस है इनमें, तो मैंने इसका रिलेशन को इस तरह से लिख दिया। टोटल एनर्जी होती है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखो, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला देखो, दोनों में बस माइनस का फर्क है। और टोटल एनर्जी होती है पी का डिवाइड बाय 2 कर दो, क्योंकि पी में अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो देखो आपकी टोटल एनर्जी बन गई है ना। ये आपकी पीई है और ये टोटल एनर्जी, पीई में मैंने 2 का डिवाइड किया तो ये दोनों सेम हो गया, इसके कारण मैंने ये रिलेशन निकाल दिया। अब ये जो है इतनी सारी वैल्यू मैंने इसमें क्या करा, ये kZe² अपॉन 2r में मैंने r पुट करा। r पुट करने के बाद ये सारे मेरे कांस्टेंट वैल्यूज आई, और r पुट करने के बाद ये आ गया Z² अपॉन n² के प्रोपोर्शनल। क्या यहाँ पे अपॉन नहीं लगाया, यहाँ पे अपॉन भी आना चाहिए। ये है Z² अपॉन n² के प्रोपोर्शनल। ये सभी कांस्टेंट वैल्यूज थी, तो मैंने सभी कांस्टेंट वैल्यूज की जगह यहाँ पे लिख दिया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो है Z² अपॉन n² एज इट इज आ गया। माइनस साइन क्या डिनोट करता है, मैंने आपको दिखाया पोटेंशियल एनर्जी के लिए, आपने देखा ये प्लस चार्ज था, यहाँ पे माइनस चार्ज था, दैट इज वाई आपकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आई, और उसके कारण आपकी ओवरऑल एनर्जी नेगेटिव आ रही है। ये दिखाना चाहता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अभी भी एटम के अंदर है, और आपका न्यूक्लियस उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अभी भी न्यूक्लियस के अंदर है। अगर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे टोटल एनर्जी अगर पॉजिटिव आएगी ना, तो इससे समझ जाओ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अब अलग अलग हो गए, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस अलग अलग हो गए, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया एक तरीके से न्यूक्लियस के। अगर
आपकी नेगेटिव आ रही है, मतलब समझ जाओ जो इलेक्ट्रॉन है वो अभी भी एटम के अंदर ही घूम रहा है, क्योंकि पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन मतलब समझ जाओगे ना आप, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी अभी भी पोटेंशियल एनर्जी लगती रहेगी। इलेक्ट्रॉन के उतर तो वो नेगेटिव होगी, नेगेटिव होती तो टोटल एनर्जी को भी नेगेटिव बना लेती, दैट इज वाई उस पर नेगेटिव टोटल एनर्जी आई। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया फॉर एग्जाम्पल, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं लग रहा होगा, तो उसकी अलग पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है। अब देखते हैं एग्जाम्पल 12.3, इतना इजी एग्जाम्पल है ये। उन्होंने बोला एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम की, आपको बतानी है उसकी रेडियस और वेलोसिटी। अब हाइड्रोजन एटम की Z क्या होगी, 1 होगी, और उसमें एक ही शेल होता है तो N भी 1 हो गया। आपको रेडियस निकालनी है, रेडियस का फॉर्मूला ये सिखाया है, N की जगह भी 1 रखो, Z की जगह भी 1 रखो, रेडियस आपके सामने। वेलोसिटी अगर आपसे पूछ रहे हैं तो वेलोसिटी पे भी Z और N की जगह 1 1 रख दो, आपकी वेलोसिटी आ जाती है। एग्जाम्पल 12.4 देखो क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, कैलकुलेट द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड अ प्रोटॉन इन हाइड्रोजन एटम। सुनने में क्या लग रहा है, हे भगवान हमने क्या ही सुन लिया, मतलब प्रोटॉन के आसपास आपका हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालो। क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कुछ नहीं, बकवास कर रहे हैं। प्रोटॉन कहना चाह रहा है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है हाइड्रोजन एटम में, उसकी आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, फ्रीक्वेंसी आपने सुना है टाइम पीरियड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एक तरीके से 1/t होती है। तो मैंने सोचा 1/t का में आता है, 1/t स्पीड के फॉर्मूला में आपने देखा होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम अगर एक तरीके से आप देख लो 1/t हो गया, तो इसको मैं डिस्टेंस इनटू फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूँ। आपसे पूछिए फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी हो गया स्पीड अपॉन डिस्टेंस। स्पीड कितनी होती है एक इलेक्ट्रॉन की जो हाइड्रोजन एटम में घूम रहा है, आपने इस वाले एग्जांपल में देख ही लिया, 2.2 × 10⁶। और डिस्टेंस कितना वो कर रहा है, मतलब डिस्टेंस क्या होता है 2πr, 2πr होगा ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है जो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2πr डिस्टेंस कवर करेगा, ये सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इतना तो समझ में आता है। अब r कैसे निकलेगी, r अगर हाइड्रोजन एटम की पूछ रहे हो तो फर्स्ट ऑर्बिट में ही होती है, तो r उसकी ये वैल्यू होगी, तो 2πr ये मैंने डिवाइड किया, आपके आंसर आ जाएगा 6.6 × 10⁻15 हर्ट्ज। ठीक है, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन था, कोई नहीं, समझ में आना चाहिए, आप आराम से आंसर निकाल लोगे। मेरे फॉर्मूलाज लगाते जाओ और आपके आंसर आते जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जो चौथा टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सबसे ईजीएस्ट टॉपिक ये है, क्योंकि टफ चीज़ आप पहले ही कर चुके हो, अब इजी चीज़ पर आते हैं। इजी चीज़ क्या है, मैंने आपको सिखाया, इलेक्ट्रॉन अगर छोटी वाली ऑर्बिट में है और आपको उसको ऊपर वाली ऑर्बिट में डालना है, तो उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी की ज़रूरत होगी। इलेक्ट्रॉन विल नीड एनर्जी टू गो फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आएगा तो वो एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा। ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रखोगे। अब ये कितनी एनर्जी लगी उसको ऊपर जाने में, ये कितनी एनर्जी लगी उसको नीचे आने में, ये कौन बताएगा, वो बताने के लिए आप एक फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला। अब ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बेसिक से करा रहा हूँ तो मुझको बेसिक से कराना पड़ेगा। समझ लो आपका इलेक्ट्रॉन इस वाली स्टेट में था, E1 उसकी E1 पहली वाली ऑर्बिट होगी, तो फर्स्ट ऑर्बिट की जो ऑर्बिटल एनर्जी, टोटल एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की, वो E1 होगी -1.36 × Z²। अब आपने एटम तो सेम ही लिया है तो Z² लिखे, लेकिन N1² आप लोगे, क्योंकि उसकी जो शेल नंबर है यहाँ पर वो N1 है। एनर्जी सेकंड कैसे निकालोगे, वही -1.36 × Z²। अब यहाँ पर ले लोगे N2 का स्क्वायर। अब 1 से जा रहे हो 2 में, ओके 1 से जा रहे हो 2 में, तो आपकी एनर्जी E1 - E2, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है एनर्जी का, डेल्टा E क्या है, इन दोनों का डिफरेंस ऑफ एनर्जी है E1 - E2, जो आप निकाल सकते हो। मैंने पहले ये लिखा, देन माइनस का साइन लगा, और एक और ये माइनस में था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 1.36 और Z² को मैंने कॉमन लिया, यहाँ पर आ गया 1/N2 का स्क्वायर -1/N1 का स्क्वायर। देन मैंने इसको और सॉल्व करा, और सॉल्व करके ये जो डेल्टा एनर्जी है, एनर्जी ऑफ समथिंग, जो भी ये जैसे कि यहाँ पर वो क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो आपको उसको फोटोन देना पड़ेगा, तो ये फोटोन की एनर्जी की बात हो रही है। अगर वो नीचे आएगा तो मैंने आपको सिखाया है वो फोटोन एमिट करेगा तो उस फोटोन की भी कुछ एनर्जी होगी, तो वो एनर्जी किस बेसिस पे आप लिख सकते हो, उसको आप लिख सकते हो h न्यू। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया h न्यू में जो न्यू है आप उसको c/λ लिख सकते हो, क्योंकि न्यू × λ होता है आपका स्पीड ऑफ
लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपने ये करा, देन आपको क्या करना है, H और C को ले जाना है 1.36 के डिनोमिनेटर में। 1.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब आप इस कांस्टेंट को सॉल्व करोगे ना 1.36 इंटू 1.6 इसको आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जूल्स में कन्वर्ट करना आप जानते हो, इस तरह से आपने उसको जूल्स में कन्वर्ट कर लिया। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या होता है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34 और C से मल्टीप्लाई करो, C से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 10⁸। इसको सॉल्व करके पता है क्या आता है, ये वैल्यू आती है 1.097 इंटू 10⁻7। अब ये कांस्टेंट वैल्यू आई, इसलिए मैंने इसको कैपिटल R लिख दिया, जो होता है आपका रिडबर्ग कांस्टेंट। यानी कि मैंने इतनी चीज को हटाकर रिडबर्ग कांस्टेंट लिख दिया, जिसकी वैल्यू आती है दिस। अब ये जो है z² मैंने यहाँ पर लिखा है, ये आपका फॉर्मूला एज इट इज बन गया। पर लोग क्या करते हैं, ये 1/λ जो है ना उसको इस तरह से शो करते हैं, फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक डंडा लगा देते हैं, जिसको आप वेव नंबर भी बोल सकते हो। तो दैट इज वाई कुछ लोग इसको इस तरह से भी डिनोट करते हैं, ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अब ये जो N2 पता है क्या है, N2 थी उसकी फाइनल जहाँ पर वो आया है, और N1 थी इनिशियल स्टेट, मतलब N1 ये वाली थी इनिशियल, N2 थी उसकी फाइनल स्टेट। अब अगर मैं N2 को फिक्स कर दूं, अगर मैं N2 वाली स्टेट्स को फिक्स कर दूं 1 2 3 4 5, यानी उसकी फाइनल स्टेट को मैं फिक्स करता जाऊंगा ना, तो मैं अलग अलग सीरीज बनती गई। समझ नहीं आएगा, देखो N1 को मैं कोई भी स्टेट ले सकता हूं 2 3 4 5 कुछ भी, पर वो आ रही हैं 1 में। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट है आपकी फर्स्ट लाइन एटम की, सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऐसे करते करते इन्फिनिटी पे। अब ध्यान से देखो, ये 2 से 1 में आ रही है, ये 3 से 1 में आ रही है, 4 से 1 में आ रही है। ये सब कहाँ है, ये इनिशियल्स है। इनिशियल को मैं N1 से डिनोट करता हूँ, लेकिन जो फाइनल है N2 वो तो 1 ही है। तो जिसमें सब आपकी जितनी भी कहीं से भी वो आ रही हो, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है कहीं से भी आ रहा हो, भले सेकंड से 1 में आए, थर्ड से 1 में आए, फोर्थ से 1 में आए, अगर वो 1 में आ रहा है तो आपने उस सीरीज को लाइमन नाम कर दिया। एंड आपको ये जान के बहुत मतलब ऐसा शौक लगेगा कि ये जब भी नीचे आएगा, तो मैंने क्या सिखाया, जब भी इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आता है तो वो एक फोटोन को एमिट करेगा, तो वो फोटोन होगा, उस फोटोन की कुछ एनर्जी होगी h न्यू एनर्जी है, यानी कि उसमें उसकी वेवलेंथ भी होगी। वेवलेंथ यानी कि ये जो न्यू है ना, उसकी वेवलेंथ c/λ हो जाएगी, तो c/λ करके h c/λ ना, तो इसकी जो वेवलेंथ होगी ना वो अल्ट्रा वायलेंट रीजन में आती है। आपको समझ में आ गया। अगर ये भले ही 2 से 1 में आ रहा हो, 3 से 1 में आ रहा हो, या 4 से 5 से कहीं से भी आ रहा हो, तो ये निकालेगा एक फोटोन। उस फोटोन की एनर्जी आप कैसे लिखते हो, h न्यू करके, उसी एनर्जी को आप h c/λ भी लिख सकते हो। तो उसकी जो लैम्डा यानी कि वेवलेंथ जो होगी वो अल्ट्रा वायलेंट रीजन में आएगी। इतना समझ आया। अब आते हैं, अगर मैंने N2 को फिक्स करके, मतलब ये जो N2 है ना, मैंने उसको 1 की जगह 2 फिक्स कर दिया, मतलब ऊपर से आ रही हैं इलेक्ट्रॉन, आपको ऊपर से आ रहा है लेकिन 2 पर ही रुक रहा है, तो आपने उस सीरीज को नाम दे दिया बाल बार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी जो वो फोटोन निकालेगा ना, उसकी एनर्जी hc/λ होगी, और वो लैम्डा जो है वो विजिबल रीजन में आएगा। विजिबल रीजन कहाँ की उसका लैम्डा होगा, मतलब 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में। अब थर्ड है पाश्चन में आपको क्या हो रहा है, थर्ड पे लेकर आना, यानी कि फोर्थ से थर्ड पे ला सकते हो इलेक्ट्रॉन को, और फिफ्थ से थर्ड तक। अब आपको समझ में आने लग गई होगी बात। अब जब भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है, क्या सिखाया मैंने यहाँ पर आपको ऊपर, जब भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है वो रिलीज करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन। यानी कि जब आपकी पाश्चन सीरीज में, मैं आप सब चीज़ों को रिलेट करते चलो, पाश्चन सीरीज में जब वो आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन को एक फोटोन को निकालेगा, उस फोटोन की एनर्जी hc/λ होगी। उस फोटोन में जो लैम्डा होगा, क्योंकि h और c तो कॉन्स्टेंट है, तो फोटोन का जो लैम्डा होगा वो इंफ्रारेड रीजन में आएगा, जो पास में होगा इंफ्रारेड रीजन के। देन आती ब्रैकेट, यहाँ पर आपको 4 में लाना है, उसका जो फोटोन निकलेगा, वो फोटोन की जो वेवलेंथ होगी वो फार इंफ्रारेड में आएगी। पी फंड की भी फार इंफ्रारेड में आएगी। इसके बाद जो भी आएंगे उन सभी की फार इंफ्रारेड में आएगी। अपने बुक में 5 दे रखी हैं, तो आपको 5 याद कर लेनी है। यहाँ पर मैंने इन सबको लिख भी दिया है। आगे बढ़ो, लिमिटेशन देख लो बोहर मॉडल की। बोहर मॉडल की कुछ लिमिटेशन थी। पहला, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए लगेगा, जैसे कि हाइड्रोजन वो तो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता ही है। हीलियम में से अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसको मैं 1+ लिख दूंगा, तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशी बन गई। लिथियम में से अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 2+ हो गया, यानी कि इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि हीलियम में 2 होते हैं, 2 से अगर 1 बनाना है तो मैं 1+ लिखूंगा। यानी कि जिस जिस एटम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना, उन सभी में बोहर मॉडल वर्क करेगा। अगला है, ये जो है अपना ये सिखाता है कि डायरेक्टली समझ लो, ये वाली सीरीज देखो, ये जो है 6th नंबर से 1 पे आ रही है।
अब आपको जानकर हैरानी होगी, डायरेक्टली 6 से 1 में नहीं आएगी। अगर आप इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डालोगे, इसमें थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड डालोगे, तो ये स्प्लिट हो जाती है। जैसे कि 6 to 5 हो जाएगी, 5 to 4 हो जाएगी, 4 to ऐसे हो जाती है। ऐसे स्प्लिटिंग होने लगती है आपकी क्या बोलते हैं इन लाइन्स की। तो ये जो लाइन की स्प्लिटिंग है वो ये नहीं बता पाया, कुडंट एक्सप्लेन फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में अगर स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट होती है तो आप उनको जीमन इफेक्ट बोलते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट होती है तो आप उसको स्टार्क इफेक्ट बोलते हो। अगला, वो ये नहीं बता पाया कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में क्यों घूमता है। उसने बता दिया सर्कुलर ऑर्बिट है मतलब होती है, पर वो ये नहीं बता पाया क्यों। दैट इज वाई ये भी आपका थर्ड लिमिटेशन है। अब आपको एक और बात इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ लिया जाता है लाइमन सीरीज में आप वो वाला कॉम्बिनेशन बताओ जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी देखने को मिलेगी। आप खुद ही सोचो, ये वाली -1 आपको पता होगा n=1 में क्या एनर्जी होती है। अगर एनर्जी नहीं आती इस तरह से निकालते हैं, -13.6 इंटू n² ये करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपकी सॉरी Z² लिखना था। एनर्जी आती है आपकी -13.6 इंटू Z² ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। अब मैंने क्या करा, Z² तो मेरा फिक्स है, एक बार मैंने रखा n=1, तो n=1 रखोगे क्योंकि Z आपका 1 ही, हाइड्रोजन की बात हो रही है। n आपने 1 रखा तो ये आया, n आप 2 रखोगे तो ये आएगा, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, 5 लिखोगे, 6 लिखोगे, तो ऐसा आती जाएंगी। ये मैंने वैल्यू लिखी है। अब आप खुद सोचो यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन कब रिलीज होगा। मैक्सिमम एनर्जी क्या निकलेगी सबसे ज्यादा मैक्सिमम, जब आप इन्फिनिटी से 1 लेके आओगे। देखो क्योंकि इतना ज्यादा एनर्जी का उसने चला होगा, वो एनर्जी इतनी ज़्यादा एनर्जी वो एमिट करेगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए आपको मैक्सिमम एनर्जी नहीं, मैक्सिमम वेवलेंथ वाली वो बतानी, अगर लाइमन सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ वाला फोटोन कब निकलेगा, तब आपको लिखनी सबसे छोटी। क्यों? क्योंकि एनर्जी आप देखो hc/λ होता है, यानी कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। तो मैक्सिमम एनर्जी अगर इन्फिनिटी से 1 वाली लाइन है, देखो ये इन्फिनिटी से 1 वाली लाइन अगर मैक्सिमम एनर्जी की है, तो लीस्ट एनर्जी वाली लाइन ये हो गई है ना, लीस्ट एनर्जी वाली लाइन ये है। अब ये लीस्ट वाली एनर्जी लाइन जो है वो मैक्सिमम वेवलेंथ वाली लाइन है, और जो मैक्सिमम एनर्जी वाली लाइन है वो लीस्ट वेवलेंथ वाली लाइन भी है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर लाइमन सीरीज की बात हो रही है, लाइमन सीरीज में आपको अगर पूछा जाए मैक्सिमम एनर्जी वाली वो बताओ ट्रेंड कहाँ से कहाँ पे इलेक्ट्रॉन गिरेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन जब गिरता है तो जो फोटोन निकालेगा उसमें जो मैक्सिमम एनर्जी कब आएगी, तब आएगी जब आप n इन्फिनिटी से उसको n1 पे लाओगे, क्योंकि लाइमन की बात हो रही है। मिनिमम एनर्जी कब होगी, मिनिमम एनर्जी होगी n2 से n1 पे, काय में n2 से n1 में। अब अगर आपसे पूछ लिया मैक्सिमम वेवलेंथ वाली कब होगा फोटोन, जो मैक्सिमम वेवलेंथ का निकलेगा वो निकलेगा, उल्टा कर दो, n2 से n1, क्योंकि वो एनर्जी जो है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एनर्जी होती है hc/λ, यानी कि एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो लैम्डा कम हो जाएगा। वैसे ही मिनिमम वेवलेंथ वाला कौन होगा, मिनिमम वेवलेंथ वाला हो गया आपका n इन्फिनिटी से n1। ओके, ये 4 चीज़ें मैंने आपको लाइमन के लिए बताई। अगर आपको इसको बाल्मर के लिए करनी तो n1 की जगह n2 करते जाओ। इस तरीके से आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा भी कवर होता है। आगे देखो एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब है अगर आपका इलेक्ट्रॉन 1 में है उसको एक्साइट करके आपने 2 में भेज दिया, अगर आपका इलेक्ट्रॉन 1 में है आपने उसको एक्साइट करके 3 में भेज दिया। अब n2 जो होती है उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, n2 जो होती है वो फर्स्ट एक्साइटेड की स्पेलिंग गलत है, मैनेज कर लेना, एक्साइटेड स्टेट होती है। n3 जो है उसकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होती है। कैसी? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। देन आपकी जो n4 होगी वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगी। आपका जो इनिशियल होता है, इनिशियल वो फिक्स्ड होता है n1, बट आपके फाइनल बदलते जाते हैं। आपका जो इनिशियल होगा ना n1 वो हमेशा 1 रहेगा, आपका जो n2 होगा ना वो चेंज होता जाएगा, तो वो आपकी एक्साइटेशन एनर्जी कहलाती है। जैसे n1 से n2 गया आप उसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलोगे, अगर n1 से n3 गया आप उसको सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोलोगे। आपसे कभी कभार पूछ लिया जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। सच बताऊं ये दोनों ही चीज़ें आप देख लो एनसीईआरटी में कवर्ड नहीं है, पर अगर क्वेश्चन आ गया बाय चांस तो आपको पता होना चाहिए, एक्स्ट्रा भी पता होना चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है n1 में आपका इलेक्ट्रॉन रखा है, आप उसको n इन्फिनिटी पे लेकर जा रहे हो। n इन्फिनिटी पे कैसे लेके जाओगे? आपने अपना वो वाला फॉर्मूला देखा है, अपना ये वाला एनर्जी डिफरेंस क्या आया था? -13.6
इंटू 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर। अब मैंने क्या सिखाया, n1 पे रखना है आपको 1 और n2 पर आपको कहाँ लेकर जाना है, इन्फिनिटी पे। तो आपका डेल्टा ई हो जाएगा -13.6। 1/n2 पे आपको लिखना है इन्फिनिटी माइनस 1/1। 1/इन्फिनिटी 0 होता है, बच्चा -1, यानी कि डेल्टा ई हो गया -13.6 मल्टीप्लाई बाय -1, यानी कि क्या निकल कर आई 13.6। और ये काय में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यानी कि अगर आपने n1 से n इन्फिनिटी पे भेजा, आपके सामने सॉल्व करा है, तो आपकी वैल्यू आती है एनर्जी की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है। इसी के साथ ये चैप्टर और आगे फिनिश होता है। ये जो नोट्स हैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्दी आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।